नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ शौक के बारे में। शौक क्या होता है, शौक कितने तरीके के होते हैं और शौक का इलाज क्या है, शौक को कैसे पहचाने। शौक एक टर्म है, उसको हम कैसे समझते हैं। शौक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसमें जान जाने का खतरा हो, विच कॉजेस और विच इंटरप्ट्स ऑक्सीजन परफ्यूजन एंड सेलुलर टिश्यू हाइपोक्सिया। मतलब परफ्यूजन जो आपके ऑर्गन्स हैं उसमें प्रॉपर नहीं होगा और उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, सेलुलर और सेल डेथ होगा। तो इस टर्म को हम बोल सकते हैं शॉक। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा कंडीशन है जिससे आपके ऑर्गन में प्रॉपर परफ्यूजन नहीं हो, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो, ब्लड सप्लाई नहीं हो और वहां पे सेलुलर सेल डेथ हो और हाइपोक्सिया की वजह से हो। ठीक है, तो ये हम समझ रहे हैं शॉक के बारे में। अब इससे क्या होगा, तो वहां पे सेल डेथ होगी तो ऑर्गन्स में क्या होता है, सेल होते हैं, सेल से बना होता है, तो ऑर्गन डेथ होने लगेगी, उससे आप शॉक में जाते हैं, वो जानलेवा हो सकता है। ठीक है, अब शॉक कितने तरीके का होता है पहले मैं समझता हूँ। शॉक का इफेक्ट पूरी बॉडी पे आता है, सर से लेके पैर तक, हर ऑर्गन में, हार्ट में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, आपके लंग्स। अब शॉक डिफरेंट टाइप का होता है, उसका टाइप्स में बता देता हूँ। जैसे कि शॉक होता है कार्डियोजेनिक शॉक, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, एक होता है हाइपोवोलेमिक शॉक, एक होता है एंडोक्राइन शॉक। ठीक है, अब इनके भी टाइप्स होते हैं। तो जिस डॉक्टर को पता चलता है कि वो कौन सा शॉक डील कर रहा है, शॉक, तभी वो उस पेशेंट की जान बचा सकता है, वरना शॉक बहुत तरीके के होते हैं। अब बात करते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा है, तो उसमें मोस्ट कॉमन शॉक होता है हाइपोवोलेमिक, जिसे हम बोलते हैं हैमरेजिक शॉक। हैमरेजिक शॉक मतलब जिसमें ब्लड लॉस होता है। कोई भी शॉक पहले कंसिडर हाइपोवोलेमिक ही किया जाएगा अनलेस और अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, तो हेमरेजिक शॉक हुआ जिसमें वॉल्यूम लॉस हुआ, हाइपोवॉल्यूमिक जिसको हम बोलेंगे, तो उसमें ब्लड से रिप्लेस करना और ब्लीडिंग को बंद करना है। ब्लड कितना भी रिप्लेस करते हो, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं की है तो पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। तो मैं मोटा मोटा हर शॉक का डिफरेंस बता रहा हूँ। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और किसमें हो सकता है, जैसे डायरिया, दस्त हो गए, पानी का कमी हो गया, वो भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। किसी को वॉमिट हो रहा है रिकरेंट, वो भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। कोई सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी है, वो भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। जिसमें बॉडी में वॉल्यूम कम हो जाए उस टर्म को हम बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। एक चीज और होती है, अगर आपकी बॉडी में एक्सीडेंट के कारण या किसी चोट लगने के कारण 2 लीटर ब्लड निकल गया, 3 लीटर ब्लड बचा है, तो क्या वो नॉर्मल ब्लड है? नहीं, वो ब्लड प्योर नहीं है। वो उसमें क्या होता है कि अब जो रिमेनेंट ब्लड बचा है वो क्या काम करेगा कि जहां से आपको ब्लीडिंग हुई उसमें क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम कराएगा, वहां पे प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा। तो वो जो 3 लीटर भी बच रहा है ना, वो अब प्योर ब्लड वैसा ब्लड नहीं है जैसा होना चाहिए, है ना। तो ब्लड को रिप्लेस किया जाए। एक तो ये हो गया। अब हेमरेजिक शॉक है तो इसका मेन ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको ब्लीडिंग रोकनी है, जान बचानी है और ब्लड रिप्लेस करना है, मैसिव हेमरेज ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। उसको मैं डिटेल में बताऊंगा कभी आपको, पर यहाँ पे मैं शॉक को एक सिंप्लीफाइड मैनर में समझा रहा हूँ, शॉक क्या है, इसको कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद अब आता है जैसे कि कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या आता है, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, फिर आ गया आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। इसमें प्री लोड भी सही है, आफ्टर लोड भी सही है, पर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से पेशेंट शॉक में जा रहा है। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है, प्री लोड कम हो जाता है तो आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा, तो ये और हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी फॉल होगा, तो ये होता है आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। पर यहाँ कार्डियोजेनिक अलग है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन का डिफेक्ट है, वॉल्यूम की कमी नहीं है, वॉल्यूम फुल है पर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। एक होता है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके इंफीरियर वीना कवा जो आईबीसी है उस पर प्रेशर पड़ता है, फॉर एग्जांपल कार्डियक टैम्पोनार्ड है तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी गई, तो ये है। उसके अलावा टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, वो इतना बढ़ गया है कि अब वो आईबीसी को कंप्रेस कर रहा है, ये चीजें हो गई। अब नॉन ट्रॉमेटिक कॉज ऑफ जो हम बोलेंगे कि भाई ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के नॉन ट्रॉमेटिक कॉज क्या हो सकता है, तो उसमें आपका आता है जैसे पेरिकार्डाइटिस, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस एक वैसा कॉज है जो हम बोलेंगे कि भाई ये नॉन ट्रॉमेटिक कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का, ये हो गया। उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ शॉक का और टाइप होता है
न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक क्या है कि इसमें आपका सिंपैथेटिक टोन का लॉस हो जाता है, आपका थोरेसिक 6 लेवल के ऊपर। अब आप बोलेंगे थोरेसिक 6 के नीचे क्या सिंपैथेटिक सप्लाई नहीं होता? होता है। थोरेसिक 6 के ऊपर ही क्यों होता है? क्योंकि थोरेसिक 6 के ऊपर जो नर्व गैंग्लियंस है वो वहां पे आते हैं, और जब गैंग्लियंस डैमेज होगा तो इसकी वजह से T6 के ऊपर इफेक्ट आता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि आपका जो ब्रेडिकार्डिया होता है सिंपैथेटिक टोन लॉस होने से, और साथ में हाइपोटेंशन होता है। जब भी ट्रॉमा का पेशेंट है, कोई सर्वाइकल इंजरी है या थोरेसिक के आसपास का स्पाइन इंजरी आप रूल आउट कर रहे हैं, तो दिमाग में रखिए ये हो सकता है आपका न्यूरोजेनिक या स्पाइनल शॉक, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, स्पाइनल वर्सेस न्यूरोजेनिक। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूरोजेनिक शॉक को ट्रीट कैसे करते हैं। जैसे कि इसमें आप यूज कर सकते हैं नॉरएड्रेनालिन, या इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं देना होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ओवरलोड कर दोगे आप, ठीक है, तो वो डेंजर हो सकता है, पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया है सीवियर तो एट्रोपिन यूज कर सकते हैं। तो हर शॉक का ट्रीटमेंट अलग है, सेम नहीं है, ध्यान रखें। अगर कार्डियक टेम्पोनाड है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस या फिर थोरेकोटोमी करके आप कार्डियक रिपेयर करेंगे। टेंशन न्यूमोथोरेक्स है तो उसमें निडल डिकम्प्रेशन, फिर उससे नहीं काम चलेगा तो फिर आईसीडी डालनी है आपको, है ना, जान बचाने के लिए। तो हर शॉक का ट्रीटमेंट अलग है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका पेशेंट की जान जा सकती है, तो हर शॉक को सेम कर नहीं समझे, डिफरेंट है। अब उसके बाद बात करते हैं हम न्यूरोजेनिक शॉक का। मैंने बता दिया कि फ्लूइड नहीं देना है, ज्यादा ब्लड नहीं देना है, दे सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं, पर बहुत ज्यादा नहीं देना है, ओवरलोड नहीं करना है ना, ताकि वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर नहीं हो जाए ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड कराने से। अब बात करते हैं और कौन से शॉक हैं। जैसे कि मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, इसमें आता है आपका सेप्टिक शॉक, सेप्सिस में चला जाता है पेशेंट, सेप्टिक शॉक आता है। इसमें क्या होगा, आपके केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि वेसोडाइलेशन तो करते हैं, पर यहाँ पे माइक्रोवस्कुलर कैपिलरी लीक होता है, वेसल लीक होता है। यही न्यूरोजेनिक शॉक और इसमें डिफरेंस होता है। एनाफिलेक्टिक शॉक जिसमें हिस्टामिन रिलीज होगा, और सेप्टिक शॉक में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो कि कूलिंग ऑफ ब्लड कराएंगे एबनॉर्मल पेरिफेरी की तरफ, और यहाँ पे माइक्रोवस्कुलर लीक होगा। यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं सेप्टिक शॉक में हाई एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करेंगे। एनाफिलेक्टिक शॉक में आप हाइड्रोकॉर्टिसोन, एवेल्डेक्सोना ये सब यूज कर सकते हैं, आप एंटीहिस्टामिन्स वगैरह, एड्रेनालिन यूज करेंगे। तो हर शॉक का ट्रीटमेंट अलग है। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कॉज और आप सोच रहे हैं कि शॉक को मैं आसानी से ट्रीट कर लूंगा, तो आप पेशेंट के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि आपको जब तक नहीं पता चलेगा। अब ये तो किताबी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर जो क्लिनिशियन होता है, जैसे हम जैसे लोग हैं जो डेली ऐसी चीजें देख रहे हैं, तो हमें देखते ही समझ में आता है कि शॉक क्या है, किस तरीके का है, कैसे डिफरेंशिएट करें, तभी हम उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का लाइफ सेव करने में सक्सेस होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किताब पढ़ के आप मरीज को इलाज नहीं कर सकते, आपको क्लिनिकल नॉलेज होना जरूरी है, और कैसे आइडेंटिफाई करना है वो जरूरी है। उसके बाद भी आपके और भी शॉक है डिफरेंट तरीके के, जैसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन शॉक भी होता है जो कि मेडिकली है। एंडोक्राइन शॉक में क्या होता है, एड्रिनल क्राइसिस होता है, जिसे हम एडिसोनियन क्राइसिस भी बोल सकते हैं। यूएस वगैरह में एक ब्रेसलेट बना देते हैं और एक हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन जेब में रखते हैं, जब भी वो शॉक में जाएगा तो वो इंजेक्शन उसको देना है, क्योंकि उसमें सीरम कोर्टिसोल लेवल का डेफिशिएंसी है, इस वजह से वो शॉक में गया। तो इसका ट्रीटमेंट है कि आप हाइड्रोकोर्टिसोन दें, ठीक है। तो हर शॉक का ट्रीटमेंट अलग है, सेम नहीं है जैसे कि आप सोचेंगे ये सेम है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की हमने बात कर ली, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की बात कर ली, कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में बता दिया। जैसे कि अगर एमआई आया है तो हो सकता है पीटीसीए करना पड़े पेशेंट का, या सीएबीजी करना पड़े, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये मोटा मोटा एक समरी है जिससे आपको समझ में आएगा कि शॉक क्या है, किस तरीके का होता है, और शॉक को कैसे ट्रीट करें। क्या सारे शॉक सेम है? तो सारे शॉक सेम नहीं है। अगर आपको ये भ्रांति है एज ए डॉक्टर कि हर शॉक सेम होता है, तो शॉक डिफरेंट होता है। अब बर्न है, बर्न में भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है ना, क्योंकि उसमें भी वॉल्यूम लॉस होगा। तो अगर आपको भी रिलेटिव को, किसी जानकार को भी शॉक की स्थिति है और वैसी सिचुएशन में है, और आपको लग रहा है कि वो उससे बाहर आने के बाद भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, और कई बार कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई है, पार्शियल रिकवरी है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी वीडियो के बारे में अगर आपको जानना है किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिए गए पे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे और ऐसे नए वीडियो जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।